अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चारों आदमी चले गए और खंडर के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहां से नजर रखी जा सकती थी। फैजुल फातमी के साथ एक ही आदमी रह गया जो मिस्री फौज का कमांडर था। अंदर फैजुल फातमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और दो लड़कियों की मौत का इसे गम भी था। इसे रजब के अंजाम का अभी इल्म नहीं था। उसने कहा, रजब को वहां से निकालना जरूरी है। उसने अली बिन सुफियान और सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल का कुछ इंतजाम किया था जिसका मुझे अभी इल्म नहीं कि क्या था। उसने गालिबन फिदाइयों से मामला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत जरूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें कल बताऊंगा। अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। सलाहुद्दीन अयूबी को आप पर एतमाद है? लड़की ने पूछा। इतना ज्यादा कि अपनी जाती बातों में भी मुझसे मशवरा लेता है, फैजुल फातमी ने जवाब दिया। मुझे पता चला है कि आला हकाम में सलाहुद्दीन अयूबी के वफादारों की तादाद बहुत ज्यादा है, लड़की ने कहा, और फौज भी उसकी वफादार है। ये सही है। कमांडर जो वहाँ मौजूद था बोला। उसका सरागर सानी का महकमा बहुत होशियार है। जहाँ कोई सर उठाता है उसकी निशानदेही हो जाती है। आला हकाम में दो और हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नाम आपको मोहतरम फैजुल फातमी बता सकेंगे। फैजुल फातमी ने दोनों नाम बता दिए और मुस्कुराकर लड़की से कहा, तुम्हें आला सतह पर ही काम करना है। सिर्फ दो हकाम के दरमियान चपकलश पैदा करनी है और दो को जहर देना है जो तुम आसानी से दे सकोगी। मगर अब मुश्किल पैदा ये हो गई है कि तुम्हें किसी महफिल में नहीं ले जा सकेंगे। तुम पर्दा नशीन मुसलमान लड़की के भेष में काम करोगी, वरना पकड़ी जाओगी। हो सकता है मैं तुम्हें वापस फलस्तीन भेज दूं और किसी और लड़की को बुला लूं जिसे यहाँ कोई पहचान ना सके। मेरा गिरोह बहुत ज़हीन और सरगर्म है। ये सालारों से नीचे कमांडरों के सिदा का गिरोह है। ये चार आदमी जो तुम्हें इतनी दलेरी से यहाँ उठा लाए हैं इसी गिरोह के अफराद हैं। हमने अयूबी की फौज में बेइत्मीनानी फैलानी शुरू कर दी है। कौम और फौज को एक दूसरे से मुतनफ़र करना जरूरी है। उस वक्त सूरत हाल ये है कि शामी और तर्क फौजी मिस्री अवाम में अपने अच्छे सलूक, किरदार और लड़ने के जज्बे की बदौलत बहुत मकबूल हैं और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। सूडानियों को शिकस्त देकर उन्होंने शहरियों के दिलों में इज्जत का इजाफा कर लिया है। हमें फौज की इस इज्जत को मजरूह करना है। सालारों और दीगर फौजी हकाम को रुस्वा करना है। उसके बगैर हम सलेबियों और सूडानियों की कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर का हमला नाकाम रहेगा, फौज इसे कामयाब नहीं होने देगी। कौम फौज का साथ देगी। अगर उस वक्त एक तरफ से सलेबी और दूसरी तरफ से सूडानी हमला कर दें तो कौम और फौज मिलकर काहिरा को ऐसा किला बना देगी जिसे फतह करना नामुमकिन होगा। काहिरा को फतह करने के लिए हमें जमीन हमवार करनी होगी। लोगों के जहनों में वहमों और वसवसे और नौजवानों के किरदार में जिनसी परस्ती और आवारगी पैदा करनी होगी। मुझे बताया गया था कि ये काम 2 साल से हो रहा है, लड़की ने कहा। खासी कामयाबी भी हुई है, फैजुल फातमी ने कहा। बदकारी में इजाफा हो गया है, मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तो नए मदरसे खोल दिए हैं, दूसरे मस्जिद में खुतबे से खलीफा का नाम निकाल कर कोई और ही रंग पैदा कर दिया है और लड़कों को अस्करी तालीम देनी शुरू कर दी है। बात यहीं तक पहुंची थी कि इन 4 आदमियों में से एक आया और फैजुल फातमी से कहा, अभी बाहर ना जाना, कुछ गड़बड़ है। फैजुल फातमी घबराया उस आदमी के साथ बाहर चला गया। एक ऊंची जगह छुप कर देखा। आधी रात के पूरे चांद ने बाहर के माहौल को रोशन कर रखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने बेएहतियाती की है। ये तो फौजी मालूम होते हैं, घोड़े भी हैं। तुम चारों तरफ से देखो, मैं किधर से निकल सकता हूँ। मैं देख चुका हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। यूं नजर आता है जैसे हम मुकम्मल घेरे में हैं। आप वहीं चले जाएं, मशअले बुझा दें, वहां से निकलने की गलती ना करें। वहां तक कोई नहीं पहुंचेगा। फैजुल फातमी खंडरों में गायब हो गया और ये आदमी जो पहरा दे रहा था बुलंद जगह से उतरकर अंदर जाने की बजाय दीवारों के साथ छुपता छुपाता बाहर निकल गया। बाहर का ये आलम था कि 50 के करीब प्यादा फौजी थे और 20-25 घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने सारे खंडर को घेरे में ले लिया था। ये पहरादार उन तक गया और एक फौजी से पूछा, अली बिन सुफियान कहाँ हैं? उसे बताया गया तो वो दौड़ता हुआ गया। इस दस्ते की कमान अली बिन सुफियान खुद कर रहा था। उसके साथ अहमद कमाल था। पहरादार ने उन्हें कहा, अंदर कोई ऐसा खतरा नहीं
آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی کافی ہیں، میرے ساتھ آئیں۔ اور یہ پہرہ دار ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ علی بن سفیان نے 2 مشعلیں روشن کرائی، احمد کمال اور 4 عسکریوں کو ساتھ لیا، 2 کے ہاتھوں میں مشعلیں دی، سب نے تلواریں نکال لی اور اس آدمی کے ساتھ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے آیا اور دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا، یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبردار کرنے چلا گیا ہے، آپ تیز چلیں۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو ان دھول بھلیوں میں بھٹک جاتے یا ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا آیا، اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی، میں ادھر جا رہا ہوں، تیز چلو۔ یہ رہنما کا ساتھی تھا۔ وہ اس چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھی۔ نیچے سے انہیں آوازیں سنائی دی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ دونوں ان کے آدمی ہیں۔ پھر تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دی اور یہ آواز بھی آئی، اسے بھی ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشعل برداروں کے پیچھے دوڑتے پھلانگتے نیچے اترے۔ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیض الفاطمی کے ساتھ جو کماندار تھا وہ ایک اور آدمی فیض الفاطمی اور ایک پہرہ دار سے لڑ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے فیض الفاطمی کو للکارا۔ فیض الفاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھی تو اس نے تلواریں پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے اسے اجازت دے دی۔ احمد کمال نے لڑکی کو بازوؤں پر اٹھا لیا، وہ سخت تکلیف میں تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا، میں نے فرض پورا کر دیا ہے، تمہارا مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیض الفاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 آدمیوں میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندار جو فیض الفاطمی کے ساتھ تھے، علی بن سفیان کے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیض الفاطمی کو موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پورا تعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیض الفاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا، انہیں خفیہ الفاظ بتائے اور کہا کہ وہ فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کریں، اسے بتائیں کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے لیکن وہ فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیض الفاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دے کہ اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائیاں تیز کرو۔ ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیض الفاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیض الفاطمی کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں سے اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا، 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر ان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈر میں پہنچا دیں گے۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈہ بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 دنوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کو لڑکی اغوا ہوگی جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح کا ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا، اگر فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیض الفاطمی اور کماندار کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں بندھ چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ فیض الفاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔
आखिर दम तक शक न हुआ। अगवा के बाद अली बिन सुफियान ने पहरादार और अहमद कमाल की रस्सियां खोली। प्यादा सिपाही और सवार तैयार थे। थोड़े से वक्फे के बाद वो खंडर की तरफ रवाना हो गए और खंडर को घेरे में ले लिया। उन्हें सबसे पहले अली बिन सुफियान के एक ही आदमी ने देखा, जिसने फैजुल फातमी को जाकर इत्तला दी और इसे बाहर लाकर घेरा दिखाया और ये मशवरा दिया कि वो इसी कमरे में चला जाए। उसे उधर भेजकर ये आदमी बाहर निकल गया और अली बिन सुफियान और अहमद कमाल को अंदर ले गया। ये इस आदमी की दानिशमंदी थी कि उसने फैजुल फातमी को उसी कमरे में छुपे रहने पर कायल कर लिया था। अगर वो खंडर के भूल भलियों में जैसे कमरों, बरामदों, गलियों और तहखानों में निकल जाता तो इसे पकड़ना आसान ना होता। खंडर बहुत वसी और पेचीदा थे। बाहर तो चांदनी थी लेकिन अंदर तारीकी थी, जिसमें ताक़ुब किया जाता तो अपने आदमियों के मारे जाने का खतरा भी था। बिल्कुल आखिरी वक्त फैजुल फातमी को पता चला कि कमानदार और 2 आदमी उसके साथी नहीं बल्कि इसे धोखे में यहाँ ले आए हैं। लड़की से ये गलती हुई कि उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे जाहिर हो गया कि वो भी इस धोखे में शरीक है। फैजुल फातमी के 2 साथी उसके पास पहुंच गए। धोखा बेनकाब हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। फैजुल फातमी ने लड़की के पेट में नोक की तरफ से तलवार मारी और उसका पेट चाक कर दिया। उसने लड़की को गालिबन इसलिए भी कत्ल करना जरूरी समझा था कि वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी जिंदा न रहे। फैजुल फातमी और उसके साथियों को कैद में डाल दिया गया। अली बिन सुफियान ने तीनों को अलग अलग कैद में रखा और तीनों को रजब का सर दिखाकर कहा, अपने दोस्त का अंजाम देख लो। अगर तुम्हें ये तौका है कि तुम्हें फौरन सजा दे दी जाएगी तो ये ख्याल दिमागों से निकाल दो। जब तक पूरे गिरोह को सामने नहीं लाओगे तुम्हें चक्कर शकंजे में बांधे रखूंगा, जीने भी नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। लड़की की हालत अच्छी नहीं थी। तबीबों और जर्राहों ने इसे बचाने की पूरी कोशिश कर डाली मगर कटी हुई अतड़ियों का कोई इलाज ना हो सका। वो फिर भी मुतमईन थी, जैसे इसे पेट के मुहलक जख्म की परवाह ही नहीं थी। उसका एक ही मुतालबा था कि अहमद कमाल को मेरे पास बैठा रहने दो। सुल्तान अयूबी भी उसकी इयादत के लिए आया। अहमद कमाल अमीर मिस्र और अपनी फौज के सालार आला को देखकर ताज़ीम के लिए उठा तो लड़की ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। अहमद कमाल सुल्तान अयूबी की मौजूदगी में बैठ नहीं सकता था। आखिर सुल्तान ने इसे लड़की के पास बैठने की इजाज़त दे दी। सुल्तान अयूबी ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और शफ़क़त से सेहतयाबी की दुआ की। तीसरी रात अहमद कमाल लड़की के सरहाने बैठा हुआ था। लड़की ने अनोखे से लहजे में पूछा, अहमद तुमने मेरे साथ शादी कर ली है ना? मैंने अपना वादा पूरा किया, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया है। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने अहमद कमाल का हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया मगर गिरफ्त फौरन ढीली पड़ गई। अहमद कमाल ने कलमा शरीफ पढ़ा और लड़की को खुदा के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुल्तान अयूबी के हुक्म के मुताबिक लड़की को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फैजुल फातमी ने और उसके तीनों साथियों ने सिर्फ 2 दिन अजियतें सही और अपने गिरोह की निशानदही कर दी। उन लोगों को भी पकड़ा गया। मराकशी वकाया निगार असदुल असदी ने सुल्तान अयूबी के वक्त के एक कातिब के हवाले से लिखा है कि सुल्तान अयूबी ने जब फैजुल फातमी को सजाए मौत पर दस्तखत किए तो सुल्तान ज़ारो कतार रोने लगा था। नाज़रीन हज़रात, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।